गुफ्तगू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह-सुबह मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत संदेश आया। प्रातःकालीन शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपका अभिनंदन। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, रवि पुष्य सर्वार्थ सिद्ध योग की अमृत बेला आपको सपरिवार शुभ मंगल हो। आदिशक्ति माँ जगदम्बा के अनुग्रह की वर्षा आपको सपरिवार अप्लावित करती रहे। आप अपने चिन्मय स्वरूप को प्राप्त हों, आनंदित रहें। नगर राष्ट्र विश्व महामारी से मुक्त हो, शांति चतुर्दिक व्याप्त हो। जय मां भुवनेश्वरी, साप्रविदहम ब्रह्म स्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मक जगच्छून्य चाशून्य चह अहम आनंदा आनंदा विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्म ब्रह्मानि वेदितव्ये वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य भूतानि अहम खिलम जगत वेदो अहम विद्याहम विद्याहम अजाहम न जाहम अधोश्चो तिरक्चाहम अहम रुद्रेभिर्वासु सुभिश्चाराम्य हमादित्यैरुतः विश्वदेवः अहम मित्रा वरुणा वुभो बिभर्य हमिन्द्राग्नि अहम अश्विन भुवो अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम दधाभ्यहम विष्णु उरुकम ब्रह्मानुमुत प्रजापतिम दधामि अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्येति यजमानाय सुन्वते। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नथानी, जिनसे आज आप सबको मिलवाने जा रहे हैं। आपको पता है जब हमने कुक राइट ईट राइट ग्रुप अपना शुरू किया लॉकडाउन के समय में, तो हमारा जो भी कार्यक्रम है, जो भी हमारा ध्येय है, जो भी हमारा इनिशिएटिव है, इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। और आयुर्वेद जो है वो कहीं ना कहीं संस्कृत में छुपा हुआ है। तो ऐसा क्या है कि हमारी संस्कृत हमसे गुम हो गई, हमारा आयुर्वेद हमसे छूट गया। लेकिन खुशी की बात यह है, हर्ष उल्लास की बात यह है कि वो चीज़ें सब दोबारा हमारे पास आ रही हैं, जिन पे धूल जमी हुई थी, अब हम उसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। देर से ही सही, सूरज की किरणों को कोई छुपा नहीं सकता है। और आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं और जो सीरीज़ हमारे साथ रहेगी, आपके साथ हम लोग हर हफ्ते बात करेंगे, वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नैथानी, जिन्होंने बहुत ही काबिल और रिसर्च उनका रिसर्च ऑफिसर रहे हैं कानपुर में फार्मास्यूटिकल कंपनी हिंद केमिकल में काफ़ी समय, फिर राजीव लोचन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय में उन्होंने काफ़ी समय तक कार्यरत रहे। आयुर्वेदिक कॉलेज एसजीएम गाजीपुर में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो रहे 2006 से 2008 तक। उन्होंने एज लेक्चरर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिवान बिहार में उन्होंने 2008 से 2009 तक कार्यरत थे। एज एसोसिएट प्रोफेसर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी वो थे 2009 से 2014 तक। उसी में उन्होंने अपग्रेड हुए और आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चुनार मिर्ज़ापुर में भी वो 2014 से 2015 तक रहे और प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संतुष्टि आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल चुनार मिर्ज़ापुर में 15 से 18 तक। और इस समय वो लखनऊ में हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज, और इस समय वहीं पे कार्यरत हैं और आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे जितने भी ढीठ हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जिनको असाध्य माना जाता है, उसका ट्रीटमेंट उन्होंने किया है और कर रहे हैं। और लोग उनसे बहुत खुश हैं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे कैंप्स करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो आज आप सबको मिलवाते हैं हम अपने एक्सपर्ट, आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नैथानी से। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। कुक राइट ईट राइट मूवमेंट हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, जी। जिसमें कि हमारा जो है डॉक्टर साहब, आपको पता है लेट्स गिव बैक, और हमारा ब्रांड है बैक टू रूट्स। उसके जी। अंतर्गत हम अपनी भारतीय संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें खान-पान एक मुख्य रोल अदा करता है, उसके बारे में जागरूकता फैलाते हैं। और यही हमारा काम है अपनी संस्था के द्वारा। तो मैं खुद आयुर्वेद को बहुत फ़ॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ, और अपने ग्रुप में भी हमारे जितने भी सदस्य हैं वो इन चीज़ों को जिनको नहीं पता था वो अब जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मुड़ के देख रहे हैं। कठिन है डगर, लेकिन हम उसको आसान करेंगे और धीमे-धीमे चल के अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे, क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसी चिकित्सा है जो जिसके बारे में जो हमें बताता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, खुद आपका
आहार, विहार, विचार बिल्कुल, आपका बिल्कुल। आपको ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको हम स्वागत करते हुए चाहेंगे कि आप हमारे सदस्यों से कुछ कहें। जी, आयुर्वेद में बेसिकली क्या है कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, तो केवल बीमार की जो व्यक्ति बीमार है उसकी ट्रीटमेंट करना एक प्रयोजन नहीं है। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए इसके बारे में ज़्यादा उन्होंने बताया है। फिर जो बीमार हो गया उसकी इलाज करने के बारे में बोला गया है। तो सबसे ये ज़रूरी ये है कि हम लोग अपने आहार विहार को संतुलित रखें ताकि हम बीमारी ना पड़े, हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाए और जो हमारे जो दोष बोले गए हैं मतलब साम्यावस्था में रहे। हम लोग होमोस्टेसिस से बोलते हैं कि बॉडी के अंदर सारी चीज़ें जो है वो एक सम मात्रा में बनी रहे और हम बीमार ना हो। तो इस पे तो ज़्यादा जोर दीजिए, इसी पे जोर देना भी चाहिए। और सबसे जी, इसमें अहम भूमिका होती है आपकी मानसिक स्थिति की। आदमी ज़्यादातर तनाव में रहता है, भय में रहता है, उससे भी हमारे जो है शरीर के अंदर बल की कमी होती है, इम्यूनिटी की कमी होती है और बीमार हम हो जाते हैं बार-बार। जी यही सब डॉक्टर साहब, चीज़ें। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि खान-पान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे भी जब आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती तो खान-पान होता ही नहीं है। आप ठीक ठीक जी, से खा जी। ही नहीं पाते हो और ज़बरदस्ती अगर आप खाएँगे तो वो आपको हज़म नहीं होता और कहीं न कहीं वो बिल्कुल। बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो जी, ये जी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आयुर्वेद स्वागत में बोला करती गया हूँ कि अपने प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, मतलब जी, जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न नहीं फिर वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ की जो परिभाषा बोली गई है उसमें एक जी, एक उन्होंने सेंटेंस ये भी बोला कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना इति स्वस्थ अभिधीयते। जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न नहीं है फिर वो स्वस्थ नहीं है। और बिल्कुल। आजकल इसी की ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लोगों को जी, आगे बढ़ने की होड़ है। जी। जी। जी, डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आपका जो आपका सफ़र है, किस तरीके से आप आयुर्वेद पढ़ने की आपको ललक रही? क्योंकि जब आपने पढ़ाई की उस समय आयुर्वेद की जगह बाकी जो जी, जी। है वो ज़्यादा हाँ, प्रेवलेंट थी। तो कैसे आपने आयुर्वेद को चुना और बहुत अच्छा किया जो आपने चयन किया, तो कहीं थोड़ा-सा न कहीं आपके पास थोड़ा-सा प्रेरणा मैं रही? जी, जी। जब मैं छोटा-सा था, जब छोटे थे हम, तो हमारा थोड़ा ना कहीं रुचि जो थी धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा थी और उसी से मुझे लगा कि एक सबसे बड़ा कारण यही था कि मैंने आयुर्वेद को चुना। और जब उस ज़माने में सीपीएमटी होती थी तो हमने आयुर्वेद ही दिया, उसके बाद मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम भी नहीं दिया। पहली बार में इसमें हो गया था तो फिर मैंने आगे कोई तैयारी भी नहीं की, ना कोई कोचिंग की। इसमें हो तो गया आप तो मैं इसमें सेटिस्फाई था। डॉक्टर साहब, आप पहाड़ों से हैं, आप जी, जी। देहरादून से हैं और घर का कुछ माहौल कुछ इस तरीके का था, जैसे आप धार्मिक नहीं, प्रवृत्ति घर में कोई आयुर्वेद में नहीं था, घर का कोई ऐसा माहौल नहीं था। भाई हमारे इंजीनियर थे और पिताजी हमारे भी पेंशन ऑफिसर थे यहाँ पे। तो घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन हमारी रुचि थोड़ी धार्मिक चीज़ों में शुरू से रही। शायद यही कारण था कि मैं आयुर्वेद में तो ज़्यादा इंटरेस्टेड धर्म था। धर्म और आयुर्वेद का क्या रिलेशनशिप है? किस किस जी, तरीके से? जैसे आयुर्वेद जो कहता है, जब चिकित्सा की बात करता है तो वो सब उसमें आत्मा को भी इंक्लूड करता है। बिल्कुल, और और कहता है कि अगर आत्मा नहीं तो शरीर की चिकित्सा क्या होगी? लेकिन मॉडर्न में ना आत्मा को मानते हैं और ना केवल शरीर की चिकित्सा करते हैं बेसिकली वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आस्तिक दर्शन है और जो साइंसेस है वो नास्तिक दर्शन है। थोड़ा ये आस्तिक दर्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब और मैं अपने ग्रुप में यही कहती रहती हूँ कि जो ईश्वर है ना, जिनकी पूजा हम बाहर करते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। एक बिल्कुल, बिल्कुल, प्रकृति बिल्कुल। है जो हम बाहर देखते हैं और एक प्रकृति है जो हमारे अंदर है और बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे अंदर है वही है ईश्वर जिसकी हमें पूजा करनी है। शंकर भी हमारे अंदर हैं बिल्कुल और सत्य। दुर्गा भी हमारे अंदर हैं, लक्ष्मी भी हमारे अंदर हैं, तो जी, उसको जी। पहचानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारा जो इस समय हम केंद्रित हैं, वो है खान-पान को लेके क्योंकि वो बहुत बिगड़ा है पिछले 2, 3, 4 दशकों में और बिल्कुल। जिसमें कि मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, टूरिज़्म ने, लोग बाहर गए हैं, बाहर का खाना-पीना, स्ट्रीट फूड, ये सारी चीज़ें जो निकल के आई हैं जिसकी वजह से जो घर में एक शुद्धता थी, बनाने में, खाने में और जो अनाज ग्रो होता था आस-पास, तो ये एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का जो चक्कर शुरू हुआ कैसे आप थोड़ा-सा बताएँ कि इन सब चीज़ों का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पे सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा? नहीं, आयुर्वेद में जब आहार की बात की गई तो आहार का कई वर्गीकरण किया गया, जैसे कि आहार हमको किस सोर्स से लेते हैं। तो जैसे स्थावर और जंगम बोला गया, मतलब वेजिटेबल सोर्स से भी आहार लिया जाता है और एनिमल सोर्स से भी लिया जाता है। तो उन्होंने वेजिटेबल सोर्स के आहार की उन्होंने महत्ता दी है पहले तो। और उन्होंने आहार के बारे में बोला कि आहार 2 तरह के होते हैं, एक तो हितकर आहार होता है और एक अहितकर आहार होता है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आहार का चयन जो है
उसकी पौष्टिकता के आधार पे करना चाहिए, ना कि इसके स्वाद के आधार पे करना चाहिए। तो जो हितकर आहार जो बोला गया है वो उस आहार को बोलते हैं जिसके सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर सभी धातुएं सही ढंग से बनती हैं और सब बल बनता है, इम्यूनिटी बनती है, सौंदर्य बढ़ता है। तो उस आहार को हितकर आहार बोला गया। उसमें जो घर का प्रॉपर्ली कुक्ड है, जो रिफाइंड चीजें जैसे मैदा है, रवा है, ये सब चीज को अवॉइड करना चाहिए। उस तरह की चीजें उसमें नहीं बोला है। और इस तरह से कई तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया है। तो जो जो बाहर की चीजें आई हैं, तो देश जब आयुर्वेद में आहार की बात की गई तो इसमें एक जो आहार के जो भाव बताए गए, परिणाम कर भाव बताए गए, आहार की अष्टविधि आयतन बताए गए, मतलब जब आहार को चुनना चाहिए तो 8 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक देश भी है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की ऋतु, उस देश के हिसाब में जो अन्न पैदा होता है वो हमारे शरीर को साथ में रहता है, हमारे शरीर की धातुएं उसके हिसाब से सही बनती है। जैसे कोई हिमालय में रहता है, वहां ठंडा पड़ती है, तो वहां पे जो जो आहार पैदा होते हैं वो गर्म होते हैं, उष्ण होते हैं। और उनको अगर राजस्थान में किसी को खिला देंगे तो वो नुकसान कर जाएंगे। जैसे कुल्थ की दाल होती है, वो पहाड़ों में होती है, बहुत गर्म होती है, पत्थरी तक को तोड़ देती है। अब उसको राजस्थान में किसी गर्मी वाले में खिलाएंगे तो उसको छाले निकल जाएंगे, पित्तियां उछल बिल्कुल, जाएंगी, पित्त बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए देश का जरूर ध्यान देना चाहिए कि बाहर की चीजें, अगर ठंडे मुल्कों की चीजें जो जो डिशेस है उसको खाते हैं तो हम लोग को जरूर नुकसान कहीं ना कहीं करेंगे। वहां से जो इम्पोर्ट करके जो चीजें आ रही हैं वो, जैसे गेहूं भी बेसिकली देखा जाए तो गेहूं हम लोग पहले क्या नहीं होता था, ये भी बाहर से आया है। तो हम बिल्कुल, लोग जौ खाते थे, उसमें हुँ, फाइबर होता था, मूंग बिल्कुल, खाते थे और बिल्कुल। ये सब खाते थे। अब गेहूं भी खाने लग गए। तो चावल तो खैर इंडिया का है, चावल तो खाते थे, लेकिन गेहूं जैसे आया तो गेहूं से कई कई चीजें प्रॉब्लम होती है। इसी तो तरह अपने जो दर्शकों, आप लोग जानते हैं कि हम यही बात बार-बार हमारे हमारे ना कॉन्टेस्ट प्रतियोगिताएँ करते रहते हैं हम डॉक्टर साहब। तो इस समय हमारी प्रतियोगिता चल रही है मिट्टी की खुशबू, और उसका ध्येय यही है कि जो भी प्रदेश है उसमें आपके आस-पास जो उगता है उसको ही खाएँ, क्योंकि बिल्कुल वही आपके शरीर के लिए अनुकूल रहेगा। नहीं तो बिल्कुल आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपके आस-पास उगता नहीं है। अब जैसे आजकल बड़ा चलन हो गया है कि फ्रूट्स, एक्सोटिक फ्रूट्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो जी बाहर जी से आती हैं और बड़ा उनके ऊपर वैक्स लगा के पॉलिश कर दिया जाता है, और बिल्कुल वो बिल्कुल दिखने बड़ी बड़ी खूबसूरत होती हैं, और लोग बड़ा बड़ा मतलब अपने आप को बड़ा एलीट समझते हैं उन चीज़ों को खा के। ये नहीं सोचते हैं कि वो जो थोड़ी सड़ी-भूसी सी हमारी ऑर्गेनिक सब्ज़ी दिख रही है, वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा बेहतर है और कहीं बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा उसके अंदर सारे मिनरल्स और विटामिन्स बिल्कुल भरपूर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आम जनता को ये नहीं पता। देखिए, ये तो आपने सही कहा कि जो आपके आस-पास उगता है, उसको खाएँ, क्योंकि हम लोग मिलेट्स खाते थे, भूरा अनाज खाते थे, हमारी प्रमुख दालें होती थी, उसी तरीके की औषधियाँ, मसाले नहीं, औषधियाँ होती थी। लेकिन जी आज जो है, समय थोड़ा बदल गया है। हमारा एनवायरनमेंट भी बदल गया इन इन टर्म्स ऑफ मौसम। मौसम अब जो है, वो जो पहले हुआ करते थे, वो बिल्कुल बदल गए हैं। हम्म। लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है, रहन-सहन का जो तरीका है, वो बिल्कुल बदल गया है। तो आज के समय में कंसिडरिंग कि हमारा किस तरीके का लाइफ़स्टाइल है, उसमें कैसे इंसान ये जो आम इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, कैसे वो ये जाने कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सिंपली मतलब आप, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो यही बताता है, वो पहले दवाई नहीं देगा, वो ये बताएगा कि आप पहले अपना आहार सही कीजिए। तो बिल्कुल ये सबसे अच्छी बात है। तो सबसे कैसे आप करते हैं? जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं, तो आप सबसे पहले, क्योंकि कोई डॉक्टर एलोपैथी में अगर आप चले जाएँ तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ये खाइए या ये ना खाइए, वो कहेंगे सब खाइए। लेकिन आयुर्वेद में ये नहीं कहा जाता है। आयुर्वेद में हमेशा ये कहते हैं कि भई आप खाते क्या हो? ये खाना है आपको, ये नहीं खाना है। जी। जो आहार हमको लेना है उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है शरीर के अंदर जो अग्नि होती है, पांचाग्नि जिसे बोलते हैं, जो डाइजेस्टिव पावर होती है, उसका ध्यान को रख के उसको आहार को हम लोग करते हैं। जैसे पित्त प्रकृति के व्यक्ति जो होता है उसकी अग्नि ज्यादा होती है, और तो वो उसको उसी तरह का खाना देना चाहिए जो लघु हो। और जैसे वातज है, उनको अग्नि खाना पचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनको हम लोग जो है लघु आहार देते हैं, मूंग है जैसे, इस तरह का देते हैं। और इसी तरह से जो कफज प्रकृति के लोग हैं, मतलब जिनके और डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग होती है, उनको गुरु चीज दे सकते हैं, उनको ज्यादा फैट खा सकते हैं वो। या जो बहुत आदमी मेहनत करता है, मेहनत करने से उसको जो बीएमआर बढ़ जाता है, वो भी अग्नि अग्नि बोली गई है अपने यहाँ। जो हम शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है, उससे कितनी एनर्जी हम जलाते हैं और कितनी एनर्जी हमको चाहिए होती है, उसके हिसाब से खाना लेना चाहिए। उसको अपने हमारे आयुर्वेद में अग्नि बोला गया। तो अग्नि 13 तरह की बताई गई है इसमें। बेसिकली जो है वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है कि जो आदमी एक्सरसाइज ज्यादा करता है या या मेंटली बहुत वर्क करता है, उसको भी ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको खाने को एडवाइस करते हैं। और
और खाने में जैसे जब बोला मात्रा के बारे में बोला गया, तो ये बोला गया कि ऐसे इतना खाना खाना चाहिए, उचित मात्रा में लेना चाहिए खाना, ना हीन मात्रा होनी चाहिए ना अधिक मात्रा होनी चाहिए, और प्रॉपर उसकी जो है मात्रा में होनी चाहिए, जितना खाना खाना चाहिए कि, और जो खाना खाने से आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके ज्यादा आपको पेट में भारीपन ना महसूस। और आचार चरक जो पहले उन्होंने बोला कि अगर हम अमावस्या को 3 भाग में पार्ट को डिवाइड करें, तो एक पार्ट को हमको सॉलिड चीज से भरना चाहिए, एक पार्ट को हमको लिक्विड डाइट से भरना चाहिए, और एक पार्ट हमें खाली छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा खाना कम खाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। तो ये, और दूसरी चीज हमने बोला अग्नि के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, किस मात्रा में खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। जो हाई प्रोटीन डाइट होती है या फैट वाली डाइट होती है, ये गुरु होती है, मतलब ये पचाने में मुश्किल होता है। तो ये जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको नहीं खाना चाहिए, या जो जो मेरा कहने को जो ज्यादा काम उम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जिनकी, तो उनको ऐसी चीज का चयन करना चाहिए जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। और अगर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं जी, जी, आगे चल जी। के, मतलब आम जैसे इम्यूनो मॉड्यूलेटेड डिसीज बोलते हैं, उस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिन्हें बोला गया, जैसा रूमेटाइड आर्थराइटिस है, तो ये आम बनता है कि जब खाना ठीक से नहीं पचता तो बीमारियां कई होने का खतरा हो जाता है। जी, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। अग्नि, अगर खाना नहीं पच रहा है ठीक से, तो अग्नि बढ़ाने के लिए थोड़ा हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और कई चीजें बोली गई, जैसे आहार पचने में बोला गया कि पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, पर क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए बॉडी के, उसमें उष्मा बोली है आयुर्वेद में कि उष्मा जो है, एक 5 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उष्मा होती है। अगर ठंडा पानी आपने पी लिया, ज्यादा पानी पी लिया, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यही सब चीजों को हमको खाना खाने में, आहार में ध्यान रखना चाहिए। और जी, प्रोटीन, जैसे बोला आजकल के जैसे बोलते हैं कि प्रोटीन बॉडी वेट के बराबर होनी चाहिए। अगर आप 80 किलो के हैं तो दिन भर में आपके पास पेट में 80 ग्राम प्रोटीन जानी चाहिए। तो इसलिए दाल है, वेजिटेबल सोर्स में हम लोग को ले लेना चाहिए काउंट करके, जी, जी। यही सब चीजें डॉक्टर बोल। साहब, जैसे प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम और डीपली बात करेंगे बाद जी में जी नेक्स्ट में। जी जी डॉक्टर, जो प्रकृति है हमारी वो चेंज होती रहती है। जैसे मिक्स भी होती है कभी-कभी, कोई कोई हाँ एक हाँ। प्रकृति वो आपके ऊपर हावी होती, डोमिनेंट होती है, और ऋतु के अनुसार भी प्रकृति बदलती है, दिन के समय के अनुसार भी प्रकृति बदलती है। नहीं, वो जैसे प्रकृति तो आजन्म नहीं बदलती है, प्रकृति नहीं जी, बदलती है, ऋतु के हिसाब से दोष बदलते हैं। जी, जैसे आजकल तो शरद ऋतु चल रही, तो आजकल पित्त बढ़ जाएगा, पित्त व्याधि तो ज्यादा होगी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इस मौसम में हमको पित्त को कम करने की दवाई खानी चाहिए। जैसे घी का सेवन करना चाहिए, घी पित्त को समन करा, थोड़ा बहुत घी, देसी गाय का घी खाना चाहिए इस मौसम में। जी, और देखिए इस मौसम में ड्राइनेस भी बहुत होती है, पित्त की वजह से बहुत ड्राइनेस, बात और पित्त की वजह से हो जाती है। तो अगर जी, थोड़ा बहुत खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पार्ट कम कर देंगे कैलोरी के लिए, और उसको घी से कर ले, तो पित्त भी समन हो जाएगा और कैलोरी भी उतनी आपको ज्यादा नहीं जाएंगी घी लेने से। जी, आपको थोड़ा जी। कार्बोहाइड्रेट कम कर देना चाहिए उस वक्त, और थोड़ा सा घी बढ़ा देना चाहिए। जी, जी, डॉक्टर आप तो बहुत धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम इस समय थोड़ा-सा वीगन प्रोग्राम पे निकले हुए हैं, जिसमें कि जी हमारी गायों के साथ और बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, बहुत क्रूरता हुई है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब एक समय था जब गाय घर में पाली जाती थी, गौशालाएँ होती थी, या मोहल्ले का गोशी होता था जिसकी देख-रेख में हम लोग दूध लेते थे, और घर में ही दूध, दही और घी जो है वो निकाला जाता था। जी लेकिन जब से ये मार्केटिंग शुरू हुई है और ये एक कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ मिल्क शुरू हुआ है, तब से दूध ने ही बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के साथ हानि की है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, देखिए जी, जहाँ तक गोदुग्ध की बात करें, गाय के दूध की बात करें, तो आचार्य चरक ने गोदुग्ध को जीवनी द्रव्यों में श्रेष्ठ बोला गया। वो बिल्कुल, पदार्थ जो शरीर को उम्र बढ़ा दे, आपके एजिंग को स्लो कर दे, उसमें गाय के दूध को सबसे श्रेष्ठ बोला उन्होंने। परंतु अब गाय का दूध तो बहुत मुश्किल से मिलता है, या उसमें बहुत एडल्ट्रेशन हो जाता है। तो ये जी, तो बहुत बहुत सत्यता, आपकी बात में सत्यता है कि दूध ने ज़्यादा नुकसान किया है, क्योंकि दूध में कभी हम लोग, जो दूध वाले हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन का, वो भी दूध के साथ उतर जाता है। चारे में कुछ ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिससे जी, ज़्यादा दूध, एस्ट्रोजन हार्मोन मिला के खिलाते हैं ताकि ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे गाय। तो ये सब चीज़ें तो जब जाती हैं तो सबको नुकसान ज़रूर करती हैं। लेकिन जी, अगर हम लोग पाल सके गाय को, या कहीं सब लोग मोहल्ले में मिलके, जैसे आपने बताया कि एक एक गाय पलवा दें किसी घोसी के यहाँ, उसका जी, दूध लें, तो वो तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गोदुग्ध, और खासकर जो गाय का दूध को पीयूष बोला गया, जो बच्चा देने के बाद जो दूध पहला निकलता है 6 घंटे का, उसको गो पीयूष बोला गया। उसके अंदर बहुत हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, बॉडी बॉडी के लिए जो बहुत फायदा करते हैं। तो जी, तो जी, गाय के दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन ये है कि उस प्योर मिले।
उसके लिए कुछ जी, ना कुछ स्टेप करना चाहिए कि सब जी, लोग जी, मिलके जी मानवाद के डॉक्टर साहब, इसीलिए हम जागरूकता फैला रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि जो भी करें उसको सोच समझ के करें, और अगर उसका सही डिमांड अगर यहाँ पे होने लगेगी तो लोग सप्लाई भी करना शुरू कर देंगे। देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिज़नेसमैन का बिज़नेस तभी चलता है जब हम आँख बंद करके उनके बिज़नेस को एक्सेप्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं। यदि बिल्कुल, हमने बिल्कुल। एक बार उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, जैसे अब सबको पता चल गया है कि रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल। हानिकारक है, तो रिफाइंड ऑयल बिकना बंद हो गया है। डॉक्टर साहब, ऑयल की बात हो रही है तो हमारे दर्शक जो है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुख्य प्रश्न है। आयुर्वेद में जो तेल हैं, जिन-जिन तेलों का हम सेवन करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सेसमे ऑयल है, इन सबको सिर्फ मालिश के लिए ही इस्तेमाल बताया गया था अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। लेकिन अब हम उसको खान-पान में, खाने बनाने, पकाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या हमें सुझाव देंगे या अपना विचार स्नेह रखें? द्रव्यों की जब बात कर रहे हैं, स्नेह द्रव्यों में पहले के ज़माने में केवल गाय का घी इस्तेमाल किया जाता था। गाय के घी का ही इस्तेमाल होता था खाने में, या फिर तिल के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और साउथ जैसे जहाँ पे ज़्यादा चीज़ नारियल का नारियल तेल। का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज़्यादातर यही होता था कि लोग गाय के घी का इस्तेमाल करते थे स्नेह द्रव्यों में। बिल्कुल। और जो तेल वगैरह पकाए जाते थे वो केवल अभ्यंग के लिए ज़्यादा थे। खाने के लिए भी तिल का तेल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जी, वही है कि गाय के घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस स्नेह के लिए। जी, अभी पहले जो मॉडर्न साइंस कहती थी कि बहुत नुकसान करता है, अब वो भी कहती है सुपर फूड है। अब यूएस में भी जी, उसको जो खाने में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। और जी, वो अब रिफाइंड पता चला कि रिफाइंड जो है बेचने का एक बहुत पूरा नेक्सस था, जबकि जी, बहुत नुकसानदेह रिफाइंड ऑयल तो बहुत नुकसानदायक करता है। जी, तो जी, जी, जी। तो तो क्योंकि गाय ये के जो घी में डॉक्टर साहब, ये जो खान-पान को लेके इतने बड़े अंडरडॉग्स हैं, जो इतना बड़ा-बड़ा नेक्सस चलाते हैं, जैसा कि आपने जो शब्द दिया, एक बहुत ही भयानक ये रोल प्ले करते हैं एडल्टरेशन का, मिलावट का, मसालों में तो बहुत ज़्यादा होता है। जी, जितनी भी आप देखिए जो कन्फेक्शनरी से रिलेटेड हैं, रेस्टोरेंट में जितना भी चीज़ें देखिए, ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो भी अपना बिज़नेस चला रहा है, वो कॉस्ट कटिंग तो करेगा ही ना। और खान-पान में जब कॉस्ट कटिंग होती है तो वो आपके सेहत के साथ उसका खिलवाड़ हो रहा है। तो ये जो टेक अवेज़ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को समझाएँ, क्योंकि इतना प्रेवलेंट है मैकडॉनल्ड्स, इतना प्रेवलेंट है पिज़्ज़ा हट, इतना प्रेवलेंट है अब ज डोर टू डोर फूड डिलीवरी शुरू हो गई है, और खाने को लेके इतना ज़्यादा बिज़नेस शुरू हो गया है। तो किस तरीके से हम बच्चों को और युवाओं को समझाएँ? देखिए, हमारी जनरेशन के लोग तो फिर भी समझ जाएँगे, और हमने वो समय देखा है जब सादा खान-पान और सादी सब्ज़ी के साथ भी चीज़ें चल जाती थी। लेकिन आज के यूथ को और बच्चों को किस तरीके से इस राह पे चलाएँ जिसमें कि सही खान-पान के बारे में। जी, उनको पहले तो हम लोगों को ये सिखाना होगा कि स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। जी, बीमार रहने से बढ़िया है कि वो जो ऐसे जो हमको जीने का उद्देश्य है, इसमें अगर हम कोई उद्देश्य तभी प्राप्त कर पाएँगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए हमें खाने का चयन जो है उसकी पौष्टिकता से चुनना पड़ेगा, उसके स्वाद के से नहीं चुनना होगा। जो खाना पौष्टिक है, जो हितकर है, उसको ही हमको अपनाना होगा। ऐसे इनको समझाना पड़ेगा कि जी, अगर आपको जो भी गोल अचीव करने हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाएँगे। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 गोल बताए गए हैं, तो कैसे अचीव करेंगे? अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो ये चारों गोल आप ना आप अर्थ कमा पाएँगे, ना कुछ भी नहीं कमा पाएँगे। तो स्वस्थ रहना ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमको स्वस्थ आहार और विहार ये दोनों ज़रूरी है। तो ये समझाना पड़ेगा कि पौष्टिकता पे हम लोग उसका खाने का चयन करें, स्वाद पे ना करें। जित तो बस यही समझाना पड़ेगा, और बाकी ये टेम्प्टिंग तो होती हैं ये सब चीज़ें मैकडॉनल्ड वगैरह, तो ये धीरे-धीरे उनको समझा के ही खत्म कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, चाय, कॉफ़ी और ये जो हमारा एक एक ना किक, हमारे एक सदस्य हैं जिन्होंने बोला कि हमारी सुबह की शुरुआत चाय से ही शुरू होती है, और ये कॉफ़ी का जो इतना चलन हो गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कॉफ़ी तो बहुत नुकसानदायक होती है, स्टिमुलेंट होती है, कार्डिक रेट बढ़ा देती है, थोड़ा फ़ोकस कराती है, फ़ोकस करने में लाभदायक होती है, इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन वो आपको जैसे ज़्यादा लेंगे तो नींद की दिक्कत हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर्ली, आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगा, मतलब एंग्ज़ायटी हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो चाय तो फिर भी फ़ायदा करती है, चाय अगर कम मात्रा में ली जाए और सही ढंग से पकाई जाए, जैसे चाय पकाते उबालते रहते हैं, वो नुकसान करती है। और लेकिन हालाँकि चाय भी स्टिमुलेंट है, उसके अंदर भी कैफ़ीन होती है, कम मात्रा में होती है। तो वो चाय थोड़ी तो 1-2 ली जा सकती है, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। चीनी के कॉफ़ी बारे में नुकसान आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब?
जी सफेद चीनी के बारे में, चीनी, सफेद चीनी, नमक। जी, सफेद चीनी भी जितनी रिफाइंड चीजें हैं, सफेद चीनी भी रिफाइंड हो गया। आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ फायदा करेगा, लेकिन सफेद चीनी और रिफाइंड, जितना रिफाइंड करते जाएंगे कोई भी चीज को, चाहे आटे को रिफाइंड करके मैदा बनाएंगे, मीठे को में गुड़ को रिफाइंड करके हम सफेद चीनी बनाएंगे, या तेल को रिफाइंड करके रिफाइंड, तो जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं सब नुकसानदायक है, क्योंकि जी, उसके उसका मेन तत्व जो पौष्टिकता वाले तत्व, जो फाइबर चीजें हैं, ये सब चीजें हटती चली जाती हैं, केवल जहर बचता है आखिरी में। केवल जी, ब्लैंक कैलोरी बनती है व्हाइट शुगर में, केवल कैलोरी बढ़ेगी, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएंगे, सब दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी शुगर से। जी, जी, तो जी, हम लोगों को शहद इस्तेमाल करना चाहिए या गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए, जी, जी। या डॉक्टर थोड़ी साहब, बहुत। आपका क्या रहता है दिन भर का, किस तरीके से आपने अपने आहार को डिवाइड किया हुआ है? किस तरीके की चीज़ें आप खाते हैं? आपके परिवार में किस तरीके की चीज़ें पकती हैं? हमारे घर में तो शुद्ध सात्विक खाना पड़ता है, और हमारा तो मुख्य आहार दूध ही दूध है। दूध ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और चीजें कम इस्तेमाल करते हैं। जी, दिन भर में तो करीब आप 1.5 से 2 लीटर दूध पीते हैं, और जी, रोटी कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, घी घी जी, वगैरह थोड़ा मिल देते हैं। जी, जी, जी। जी। तो दूध हाँ, आप किस फॉर्म में लेते हैं? दूध पीते हैं कि दूध का कुछ बनाते हैं? नहीं, दूध पीते हैं करीब 2 लीटर दिन भर में, 24 घंटे अच्छा, में। अच्छा। तो आप जो है दूध कहाँ से लेते हैं? किस मतलब कुछ है आपका स्पेसिफिक? हाँ, एक दूध वाले हैं, वो जो गाय वाय उनके यहाँ पली है, उन्हीं से दूध लेते हैं। तो आप जानते हैं पहले उनको हम, कि जी हाँ, जानते हैं। जी, पहले हमने जी, भी एक जो उस तरह की लोगों ने डेयरी खोली थी वाली, यहीं बगल में थे, वो बोतल में पैक करके दे जाते थे। बाद में चला कि तो पाउडर वाला दूध होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। 1 महीने पिया, फिर जहाँ पहले से थे वहीं से लेने लग गए। जी, जी। और सब्जियों, रोटियों में आपका मतलब हाँ, अगर रोटी सब्जियाँ रोज खानी चाहिए, दोनों टाइम खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए। रोटी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैलोरी जरूरत नहीं है, तो हम लोग 1 से 2 रोटी खाते हैं, और तो सुबह का थोड़ी दाल आपका भी। नाश्ता कैसे होता है डॉक्टर साहब? आपका नाश्ते में सुबह दूध यही लेते हैं, दूध है, दूध फ्रूट्स हैं, दूध, अच्छा। हाँ, दूध और फ्रूट्स लेते हैं ज़्यादा। तो वैसे कहते हैं आयुर्वेद में दूध रात में पीना चाहिए, सुबह नहीं पीना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। रात में पीने से ये होता है कि अंदर जो क्या कहते हैं, जिसकी प्रोटीन कैसीन होती है, वो जी, एक तत्व निकालती है, गाबा बोलते हैं उसको, जो आदमी की स्लीप के लिए अच्छा रहता है, अच्छी स्लीप आती है नींद, और सेरोटोनिन भी होता है उसके अंदर, जो आपके जी, अंदर हर्ष भर देता है, हर्ष भर देता है, और नींद, और वही मेलेटोनिन में कन्वर्ट होकर फिर नींद अच्छी लाता है। इसलिए रात में जी, दूध पीने के लिए सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग, नींद अच्छी है इसलिए लोग रात में दूध पीते हैं। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, अगर दूध हम नहीं सेवन करें, जैसे मुझे या किसी को भी नहीं पता कि भई कहीं सही सोर्स से दूध आ रहा है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? दूध और देसी घी का? तो अगर दूध अच्छा है, लेकिन अगर वो एडल्टरेटेड है तो बहुत नुकसानदायक है। उसमें क्योंकि ऐसी चीज मिला देते हैं, उसमें बनाने में यूरिया और ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो अगर आपको दूध नहीं लगता है कि सही है, तो फिर दूध की जगह पे दूध फिर ना ही ले। और तो दूध वैसे मतलब थोड़ा सा भी शक हो तो दूध को नहीं ले फिर। तो उसकी जगह क्या ले सकते हैं? जो जो हमें उसकी जगह तत्व प्रोटीन के लिए जैसे उसके दाल वाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल ले लें। और अगर मूँग की ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक हो, मूँग सब की दालें, दाल, दाल मिक्स करके खाए। जी, दाल हमेशा मिक्स करके खानी चाहिए, क्योंकि उस दालों में जो हमारे शरीर के अंदर 10 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वो सब एक दाल में नहीं होते, लेकिन दूध में है। और एग जो लोग लेते हैं वो एग ले सकते हैं, उसमें सारे अमीनो एसिड होते हैं। जी, तो जी, दूध कंप्लीट डाइट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, और प्रोटीन भी होती है, और अच्छी प्रोटीन होती है। बायोअवेलेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है दूध की प्रोटीन की, उसके बाद एग की प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी है। मतलब बायोअवेलेबिलिटी मतलब जितना हम खा रहे हैं वो बॉडी में पूरा इस्तेमाल हो जाती है। जी, जी, तो सबसे बढ़िया दूध माना गया है, फिर अंडा माना गया है, बाद में और चीजें, दाल वाल सब चीजें हैं। जी, 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 जी। बिल्कुल, शामिली कह रही हैं कि मिल्क इज़ हार्मफुल टू सेज़ न्यू रिसर्च। Yes, the milk which we don't know about where it is coming for the source, because so many harmful hormonal injections are injected, and I've already shared a lot of videos with regard to the kind of cruelty which is, casted on animals. तो बिल्कुल शामिली, जिस जिस गाय की दूध या भैंस के दूध की हम बात कर रहे हैं, तो वो दूध अगर हम पी रहे हैं, तो डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि वो दूध बहुत हानिकारक है, और बिल्कुल दूध की आज के युग में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि हमको दूध पीना है, स्पेशली द काइंड ऑफ लाइफ वी लीड, व्हिच इज़ मोर ऑफ अ सेडेंटरी लाइफ। तो इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक सवाल है कि जो भी सब्ज़ी या फ्रूट्स हम खरीदते हैं, उसे आजकल एक केमिकल को पहले पानी में डालो, फिर उस पानी में सब्ज़ी और फ्रूट्स धोना कितना उचित है? ये समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा आप अपना सेंटेंस ठीक करके लिखिएगा। कुछ लोग गरम तेल में घी डाल के खाना पकाते हैं, तेल और घी एक साथ, बिल्कुल 2 ऑयल्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मिक्स कभी भी।
जी, आप जो जिसमें एक में बना रहे हैं उसी को कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपने बना एक ऑयल में लिया और ऊपर से फिर उसका एक फ्लेवर देने के लिए लोग देसी घी डाल देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जी, खाना जी। जो है वो विषाक्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास समय हो गया है और 30 मिनट का हमने अपना समय निर्धारित किया था, जी, क्योंकि जी। आपका कीमती समय, आज रविवार भी है। तो एक आप संदेश, देखिए मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जितने भी देखिए एफएसएसएआई एक ऐसी संस्था है जो खान-पान को निर्धारित करती है, जो एक मापदंड है, जो एक बेंचमार्क है, जिसके अंडर से सभी वो मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स जो खाद्य सामग्री को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये संस्था जो है सही काम कर रही होती, तो हमारे समाज में आज ना ही इतने हॉस्पिटल्स होते, ना ही इतने चिकित्सक होते और ना ही इतनी बीमारियाँ होती। तो क्या वजह है कि इन चीज़ों को परमिशन दी हुई है? क्यों नहीं इन चीज़ों को हटा दिया जाता है? जी, आपके ये सब चीज़ अनुसार क्या है? जी, ये सब चीज़ें जो है सरकारी तंत्र की उपेक्षा की वजह से ही पनपती हैं। और सरकारी तंत्र तो इस तरह के सिस्टम बनाते हैं, लेकिन जो उनको एग्ज़ीक्यूट कराने वाले लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं ढिलाई कर देते हैं, किसी भी कारण जी, से वो कारण। तो यही सब चीज़ें अगर कायदे से एग्ज़ीक्यूट हो जाए, तो फिर वास्तव में अस्पताल की बहुत ज़रूरत ना रह जाए। अगर हम लोग सही जी, ढंग से आहार ले लें, तो हम लोगों को बीमारी ही ना हो। तो क्योंकि जी, चूँकि हम लोग बहुत एडल्टरेटेड लेते हैं, तो ये सरकारी तंत्र की उपेक्षा है। उनके नियम बनाए हुए हैं और नियम सब बने हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने वाला जो जो ऑफिसर्स होते हैं, वो कहीं न कहीं ढिलाई कर देते हैं। यही सब कारण है जी, इस पे। जी। जी, तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आप हमारे साथ मिलें और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा वोकल हों, क्योंकि आप सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं और जी, कहीं जी, न कहीं ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए कि जो चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि हमको एक एक कम्युनिटी बन के इन चीज़ों को आग्रह करना पड़ेगा कि जी। जो सही नहीं है, उसको करना है और सही को लेकर आना है। तो एक आपके नाम, आपकी तरफ से हमारे ग्रुप के नाम संदेश, क्योंकि बहुत से लोग आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके बाद भी सुनेंगे। तो आप हमारे आहार को लेके आज के समय में एक मैसेज जो आप आज छोड़ना चाहेंगे। आज पहला दिन है जब हमने आपको अपने ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया है और हमारा सौभाग्य है कि आप आ सकें। आहार के बारे में यही कहना चाहेंगे कि जो आहार हमको अपनी प्रकृति के हिसाब से लेना चाहिए। आहार का चयन हमको पौष्टिकता के आधार पे करना चाहिए, कितना पौष्टिक है। और आहार, जब आयुर्वेद में मात्रा की बात की गई, आहार की मात्रा की बात की, तो सर्वग्रह और परिग्रह 2 भागों में बाँटा गया है। टोटल हमको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, परिग्रह मतलब उसके उसमें कितना पार्ट प्रोटीन है, उसमें कितना पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है, कितना पार्ट उसका आपका फैट का है, इस चीज़ का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन तो जितना बॉडी का वेट है, उतने ग्राम शरीर में कम से कम सबको जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन डिफिशियंसी है। और फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम लोग बदल सकते हैं। ये दोनों कैलोरी के लिए होते हैं। तो अगर अगर जो कीटो डाइट पे जो लोग हैं, जिनको वेट रिड्यूस करना है, वो थोड़ा सा फैट लेके कार्बोहाइड्रेट को कम कर दे, काफी कम कर दे, या नील भी कर देते हैं लोग। नील नहीं करना चाहिए हालांकि, लेकिन तो वो कर ले, उस तरह का डाइट लें। कीटो डाइट अगर ले रहे हैं, तो फैट को थोड़ा सा देसी घी को इस्तेमाल करें, और ये रोटी है, चावल है, ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, इनको कम कर दें। जी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि डाइट्स पे जाना चाहिए? मतलब हम अपने एक एक ऐसी संतुलित डाइट हमारी खुद की होनी चाहिए जो हमारे शरीर अनुसार, हमारा शरीर हमको खुद ही बता देता है कि हम कितना बिल्कुल, खा रहे बिल्कुल, हैं, है बिल्कुल। ना? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये जो कीटो डाइट है और ये, क्योंकि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। मैं एक बहुत बड़ी जी। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल के आई हूँ, जिसमें मैंने 16 साल की उम्र में क्रैश डाइटिंग की थी और जिस समय मैंने अपना मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल निल कर लिया था। मतलब मेरा मैं हाँ, नहीं, हवा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, डाइटिंग करने को नहीं कर रहे हैं हम, डाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या डाइटिंग करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेंटल हो जाती है कि हम लोग जो सैटिस्फाइड, जो खाना खाने से एक संतुष्टि मिलती है, जो हमारे ब्रेन में सैटिस्फाइड सेंटर होता है, वो सैटिस्फाइड जब होता है तो सेरोटोनिन निकलता है। तो वो हार्मोन निकलना आपके शरीर में कम हो जाएगा, तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। जब भी आप डाइट करेंगे, तो उनको डिप्रेशन ज़रूर होगा। अगर आप बहुत अपने आप को रोकेंगे, तो जो सेरोटोनिन, जो खाना खाने से, अच्छे खाना खाने से, खासकर जो मीठा जब आदमी खाता है, तो निकलता है, दूध वाली चीज़ें लेता है, या उसके मनपसंद चीज़ खाता है, चाव से खाता है, उसमें लग के खाता है, इधर-उधर नहीं सोचता है खाते वक़्त, तो वो हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके शरीर के अंदर खुशी भर देते हैं, सेरोटोनिन और है। यही इसी चीज़ को कैश किया है मेरे ख़्याल से बाज़ार में, कि जी, जब जी। चीज़ें आप खाते हैं तो वो एडिक्शन हाँ, बन वो जाती है। डोपामाइन एक हार्मोन निकलता है, जो आपको हैबिट डाल देता है। वो खाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो लोग ऐड ऐड कर देते हैं कि वो आपको बार-बार उसी की ललक उठेगी, बार-बार वही चीज़ खाने का मन करेगा। तो ज बिल्कुल। तो वो डोपामाइन एक केमिकल निकलता है शरीर के अंदर, उस तरह की चीज़ें ऐड कर देते हैं, कि जिससे डोपामाइन ज़्यादा निकले, तो आदमी को वही खाने की इच्छा हो। जैसे
मैकडॉनल्ड वगैरह में जो डालते हैं सब चीज़ें, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मसाले डाले जाते हैं कि जी। आपको उस तरह की आदत पड़ जाए खाने की। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। साहब, और अगले सप्ताह रविवार विशेष में हम आपका फिर से इंतज़ार करेंगे, और जी, कुछ जी। प्रश्न होंगे बिल्कुल, हमारे सदस्यों के तो हम आप तक लेकर आएँगे, और ठीक हम है। बस एक परिवार की तरह आपके साथ जुड़ गए हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद की दिशा में हम सब चल पड़ें, एक बार एक एक सही मेंटर के द्वारा। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बहुत अच्छा बताइए। लगा। बहुत अच्छा जी। लगा कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न उठाए और सारे प्रश्न बहुत जो है कि एकदम प्रैक्टिकल प्रश्न हैं, जो आजकल के समाज में जो परेशानियाँ हैं, उसी से जुड़ी हुई आपने सारे प्रश्न उठाए जी, और जी। बड़ा धन्यवाद अच्छा लगा। डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। वेरी मच। धन्यवाद। नमस्ते। तो हमारे प्यारे सदस्यों, मेंबर्स ये थे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार नैथानी, जो कि लखनऊ में कार्यरत हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यही सब बातें हम अपने ग्रुप में करते हैं कि आहार, विचार, व्यवहार सब हमें अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। हमारा शरीर हमें खुद ही बता देता है कि हमें क्या खाना है और हमें क्या नहीं खाना है। वो जो पहली तृप्ति डकार आती है, उस जगह हमको रुक जाना चाहिए, हमें दूसरी डकार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और प्लस जो बाहर का खाना होता है, उसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें उसके लिए एडिक्टेड कर देते हैं। जैसे कि जितनी भी चीनी से बनी मिठाइयाँ हैं, आप बाहर बाज़ार से जब खरीदेंगे तो वो तो गुड़ डालेंगे नहीं, और नेचुरल शुगर्स भी नहीं होंगे। अब कुछ-कुछ लोग अब बनाने लगे हैं, लेकिन जो चीज़ आप देखिए, जब हम मिठाई घर में बनाते हैं तो अपने हाथ से बनाते हैं। अब बाहर जिसने बनाई है उसने कितना सफाई-सुथराई का ध्यान रखा है, नहीं रखा है, इसलिए पहली बात कि घर का शुद्ध खाना ही खाएँ, बाज़ार का खाना कम से कम कोशिश करें कि आप अपने हाथ से बनाएँ, और जितनी भी स्टिमुलेंट्स हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स हैं, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, व्हाइट शुगर हो गई, सॉल्ट जो है आप लेते हैं, सॉल्ट हमारे खाने में नेचुरली है, शुगर हमारे खाने में नेचुरली है। तो ये जो जितने नेचुरल चीज़ें आ रही हैं, नारियल में, फलों में, सब्जियों में, तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम कच्चे के साथ, कच्चा जो खाना है, रॉ है, उसको भी एक एक संतुलित तरीके से अपने शरीर, कुछ लोग कच्चे को नहीं हज़म कर पाते, तो वो आपकी प्रकृति आपको बता देगी, तो उसको हल्का-सा स्टीम कर लें, हल्का-सा पका लें। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा तला, भुना और खाने को आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब प्रोसेस खाना खाली डिब्बे में ही नहीं आता, आप खाना घर में भी प्रोसेस कर लेते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। सादा, सिंपल, सरल और स्वादिष्ट। बिल्कुल स्वाद, सेहत, संस्कृति, यही तो हमारा लक्ष्य है, और इसी पे बना हुआ है हमारा कुक राइट, ईट राइट मूवमेंट। और आज बहुत अच्छा लगा कि आप सब जुड़े और इतनी अच्छी-अच्छी बातें डॉक्टर नैथानी से सुनी। सभी का धन्यवाद। वर्तिका, शीतल, रितु गुप्ता, हेमलता, शामली, और कौन-कौन जुड़ा है जिनको मैं देख पा रही हूँ, सुनीता शर्मा, अल्पना, जतिंदर, और बहुत से लोगों को मैं फ़ेसबुक पे आकर देख पाऊँगी क्योंकि कइयों के नाम यहाँ पर नहीं आते हैं। रंजना श्रीवास्तव, रश्मि ग्रोवर, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल सोमवार को कुछ नए प्रोग्राम के साथ, कार्यक्रम के साथ, और आप सबको बहुत सारा प्यार। नमस्ते।